हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, हम जीएस 5 कर रहे हैं एंड इसमें अभी तक हमने क्या किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 से नहीं की थी। मैंने सबसे पहले बताया था चैप्टर, ये जो पॉइंट 11 है हमारे सिलेबस का, ये वाला लैंड रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूपी। ठीक है, इसके बाद मैंने पॉइंट 9 करवाया है। इसके 3-4 वीडियोस हैं। मेरा प्रयास है कि जैसे पॉइंट 9 लिखा है और उसके सामने टॉपिक लिखा होगा और 1, फिर उसके आगे 2, 9 पॉइंट के आगे। ठीक है, तो ऐसे कर कर थोड़ा सा सीक्वेंस देख लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो, आप नए जुड़ रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद से हम आ गए हैं सीक्वेंस वाइज करने चीज़ों को, और हमने पॉइंट 1 कर लिया है। पॉइंट 1 के भी 2-3 वीडियोस हैं, वो भी सीक्वेंस में लगे। पॉइंट 2 भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज पॉइंट 2 का हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पॉइंट 1 की जो भी चीज़ें बची हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, वो हम आगे आने वाले पॉइंट्स में कर लेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। हम आर्किटेक्चर वाला पार्ट कर चुके हैं, अब हम म्यूजियम, आर्काइव, आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश करेंगे। पहली बात तो ये टर्म्स बहुत टफ है, तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने कंटेंट पर चलेंगे। ठीक है, देखिए टर्म्स क्या है। एक आता है म्यूजियम, जो थोड़ा सा जाना पहचाना है, फिर आता है आर्काइव, फिर आता है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, ये थोड़े से शब्द हमको डरावने लगते हैं, लेकिन कुछ भी डरावना नहीं है। म्यूजियम की हिंदी होती है संग्रह प्लस आलय। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे समझ जाएंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो संग्रह, जहां पर संग्रह कर कर चीजों को रखा गया। आलय मतलब क्या होता है, वो स्थान। ठीक है, तो संग्रह अब किस चीजों को, किन चीजों को किया जाएगा? ठीक है, उन चीजों का संग्रह किया जाएगा जो हमारे इतिहास से संबंधित हो और जिसमें कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती हो कि उस समय जो लोग थे वो कैसी चीजों का प्रयोग करते थे। ठीक है, वो कैसी जीवन शैली जीते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी। ठीक है, और ये सारी जो चीजें हैं वो एक म्यूजियम में एक संग्रह कर कर एक जगह पर रख दी जाती हैं, और हम लोग वहां पर जाकर उन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में म्यूजियम जरूर विजिट किया होगा। उसमें क्या होता है कि कभी मान लो अकबर ने ये वेपन यूज किया था, इसको वहां पर लटका दिया गया है और वहां पर उसकी डिटेल नीचे बता दी गई है कि ये तब इन्होंने यूज किया था, अकबर ने ये कपड़े पहने थे। ठीक है, तो वो वहां पर लटका दिए गए। राइट, इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि उस समय पर कैसी जीवन शैली थी, क्या उस समय पर उनकी संस्कृति थी, क्या उनका रहन सहन था। ठीक है, उस समय पर कितनी उन लोगों को साइंटिफिक नॉलेज थी कि वो ऐसे तरीके के हथियार बना पा रहे हैं, किस तरह के आभूषण पहनते थे, यानी कि किस तरह की टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग कर पा रहे थे उस समय पर। समझ रहे हैं? तो म्यूजियम का फायदा क्या है कि हम किसी दूसरे जमाने की जो चीजें हैं उनको हम वर्तमान में देख पा रहे हैं, उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन एकत्रित कर पा रहे हैं और चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, म्यूजियम हो गया, संग्रहालय इजी था, आ गया समझ में। फिर आता है बात आर्काइव। आर्काइव यानी कि अभिलेखागार। ठीक है, अभिलेखागार और अभिलेख, अभिलेख जो वर्ड होता है ये रिकॉर्ड्स के लिए यूज होता है। तो आर्काइव क्या होता है, जहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो हमारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, अभिलेख हैं, ठीक है, उनको हम संभाल कर रखते हैं। म्यूजियम में हम जाते हैं, विजिट करते हैं, वहां पर प्रदर्शनी की तरह लगा रहता है, वो हम चीजों को देखते हैं। लेकिन आर्काइव में हमारा जाना ऐसे अलाउड नहीं होता, वहां पर चीजों को संभाल कर रखा जाता है कि भाई ये चीजें हैं, ये तब इन्होंने किताब लिखी थी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, इसको लिख दो, ये उस समय की फोटो है, इसको यहाँ पर संभाल कर रख दो। वो हमारा अभिलेखागार हो गया, आर्काइव हो गया। क्लियर हो गया? अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? मैन्यूस्क्रिप्ट की हिंदी होती है पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि मतलब जो चीजें अपने हाथ से लिखी गई है। ठीक है, हस्तलिखित जो चीजें होती है उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। किसी ने कोई अगर किताब लिखी है तो सबसे पहले उसने अपने हाथों से लिखी होगी ना, बाद में वो पब्लिश हुई होगी, तो वो जो उसकी हस्तलिखित प्रति है वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाएगी। राइट, जो ओरिजिनल कॉपी होगी। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट। ये तीनों मोटे मोटे टर्म समझ में आ गए? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब चीजें हमको समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली हमको इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, तो ये हमारी हेडिंग है, पुरालेख और अभिलेखा। अभिलेख एक ही चीज है। ठीक है, पुरालेखागार या फिर अभिलेखागार आर्काइव्स के लिए यूज होगा। ठीक है, म्यूजियम्स, संग्रहालय। अब इसमें लिखा क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बहुत सारे संग्रहालय हैं जो राज्य की समृद्ध विरासत और उसकी जो शिल्प कौशल रहा है उसकी जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, बहुत सारे संग्रहालय हैं। अगर आपने विजिट किए होंगे उत्तर प्रदेश में तो आपको नाम भी पता होंगे, नहीं किए हैं तो आप ये तो समझ ही गए हैं ना कि उत्तर प्रदेश के जो भी संग्रहालय होंगे वो क्या शो क्या करेंगे हमको, जो उसका कल्चरल हेरिटेज रहा है। ठीक है, जो उसकी संस्कृति रही है वो हमको, उसका जो समृद्ध विरासत है वो हमको
म्यूजियम्स के थ्रू हम उसको देख पाते हैं, राइट। अब हमको कुछ जो म्यूजियम्स हैं उनके बारे में देखना है, ठीक है। बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स, कुछ नहीं है, 15-20 हैं, वो हम देखेंगे। अब हर म्यूजियम में लगभग वही चीज होती है, सेम चीज है कि वहां पर पेंटिंग्स लगा दी, वहां पर हमने क्या लगा दिया, कोई मूर्तियां लगा दी, ठीक है, या फिर हमने कुछ उनके कॉइन्स लगा दिए, सिमिलर चीजें। हर म्यूजियम में सिमिलर सिमिलर चीजें यही होंगी, तो हमें सबके बारे में वही सिमिलर पॉइंट्स ही देखने हैं, बस सबकी लोकेशन क्या है और कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो ध्यान रखिएगा। क्या कर सकते हैं, जैसे हम 15-20 म्यूजियम्स अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा म्यूजियम कहाँ पर है। एक उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए, वहां पर मार्क कर लीजिए कि लखनऊ में अच्छा ये 2 म्यूजियम्स हैं, ठीक है, गोरखपुर में ये म्यूजियम है, ये मैप बनाकर रख लेंगे, उसके बाद अलग से ये पॉइंट्स लिख लेंगे तो याद रहेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले एक स्टेट म्यूजियम है लखनऊ में, राज्य संग्रहालय है, ठीक है, ये 1863 में स्थापित हुआ था। ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में, सबसे पुराना म्यूजियम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें प्रदर्शित की जाती हैं, किन चीजों का प्रदर्शन होता है, तो सबसे पहले भारतीय मूर्तिकला के एग्जाम्पल्स हमको दिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, शोकेस की गई है भारतीय मूर्तिकला, मूर्तियां मतलब फॉर, ठीक है। और उसके बाद जैन कला से संबंधित हमको यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर मिस्र से जो कलाकृतियां आई होंगी, कलाकृतियां आई कैसे होंगी, मिस्र के साथ व्यापार हुआ तो वहां से एक्सचेंज हुआ, जब कहीं हम जाते हैं तभी तो वहां का सामान लेकर आते हैं, या फिर कोई बाहर का हमारे यहाँ आता है तभी वो सामान लेकर आता है, ठीक है। तो ये क्या शो करती है, थोड़ा सा हिस्ट्री का पॉइंट आ गया है, लेकिन ये शो क्या करता है कि हमारा उस समय पर ट्रेड था इन एरियाज के साथ, ठीक है। तो वापस आते हैं, मिस्र की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, देखिए अब आर्कियोलॉजी जो है, अब वो एक टर्म आ जाता है तो लगता है इसमें म्यूजियम्स, आर्काइव्स और उसके बाद फिर आर्कियोलॉजी आ गया। आर्कियोलॉजी क्या हुआ, ये जो टर्म है ये बेसिकली बना है आर्किटेक्चर से, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या है, जब हम आर्किटेक्चर देखते हैं, वास्तुशिल्प, तो उसके जो रिमेन्स आज हम देख रहे हैं, उस जो भवन बने थे, जो उनके टूल्स थे, ठीक है, जो बाकी उनका जो सामान था, उसका जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है, उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी थोड़ा सा रिलेट कर कर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं बुद्ध के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नवाब, लखनऊ में नवाबों का शासन रहा है तो उनसे संबंधित यहाँ पर कला देखने को मिलती है, उन्होंने जो सिक्के चलवाए वो देखने को मिलते हैं। ये हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल टूर प्रोवाइड करता है जो राज्य संग्रहालय है लखनऊ में, ठीक है। थोड़े से पॉइंट्स देख लिए। उसके बाद आता है भारत कला भवन बीएचयू का, जो भारत कला भवन है बीएचयू का, ये बीएचयू का जो कैंपस है उसी के अंतर्गत बना हुआ है, वाराणसी में स्थित है। 1920 में इसको स्थापित करवाया गया था। अब इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, फिर से भारत की जो फाइन आर्ट्स हैं वो देखने को मिलता है, शिल्प यानी कि क्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र यानी कि मुद्रा शास्त्र मतलब सिक्के, सिक्के से संबंधित चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। अब आप हर पॉइंट में अलग तो कोई चीज नहीं ले आएंगे, तभी मैंने पॉइंट्स लिख दिए कि थोड़ा थोड़ा चीजों को समझ कर लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, कि अगर आपको लिखना होगा तो सेम पॉइंट तो हर उसके अंदर नहीं लिख देंगे कि म्यूजियम का नाम लिखा और सेम पॉइंट लिख दिया, थोड़े थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी इसका कंटेंट आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पता चले एग्जाम में हमें कोई पॉइंट ही नहीं याद आ रहा। फिर इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सोने, प्लैटिनम और जेड से बनी हुई ये सब मटेरियल्स हैं, इनसे बनी हुई कलाकृतियां, क्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुगल काल के सिक्के देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन अगला एक म्यूजियम आता है बुद्ध म्यूजियम, जो कि कुशीनगर में, अब नाम ही से पता चल गया बुद्ध संग्रहालय, इसका मतलब कुछ ना कुछ बुद्धिस्ट धर्म से ही संबंधित होगा। ये 1992-93 में स्थापित हुआ था। यहाँ पर मथुरा में कुषाण काल की जो कई कलाकृतियां थी, उनके साथ साथ क्या देखने को मिलता है, बुद्ध के अवशेष, टेराकोटा और मूर्तियां जो है यहाँ पर शामिल है। टेराकोटा मतलब पक्की मिट्टी से बने हुए जो आकृतियां होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक राजकीय संग्रहालय मथुरा में भी है, ठीक है। ये जो राजकीय संग्रहालय है ये कब बना, 1874 में बना। यहाँ पर हमको मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण काल की बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको विभिन्न कलाकृतियां जो है वो प्रदर्शित की गई हैं, पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, मिट्टी के बर्तन यानी कि, और मृदभांड भी लिख सकते हैं, ठीक है। मृदभांड बेसिकली जो टर्म है वो पॉटरी के लिए यूज होता है। टेराकोटा, मिट्टी की मुहरें, सिक्के, ये सारी जो चीजें हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। देन एक जाट रेजिमेंटल सेंटर है, ठीक है, ये बरेली में स्थित है। यहाँ पर क्या, ये इससे संबंधित थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स हो जाएंगे, नाम ही से पता चल रहा है। यहाँ पर क्या है, ये भारत के सबसे बड़े जो सेना प्रशिक्षण केंद्र है
उसी में स्थित एक संग्रहालय है। ठीक है, ये क्या शोकेस करता है, यहाँ पर क्या चीजें प्रदर्शित की जाती है, जो जाट रेजिमेंट थे इन्होंने कितना बलिदान दिया है, इसको शोकेस किया जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया पांचवा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अब रेल म्यूजियम। तो रेल संग्रहालय है तो पक्का रेलवे से संबंधित कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर क्या क्या रखा गया है, यहाँ पर जो उत्तर भारतीय रेलवे है इसका इतिहास हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या इसके मेन फीचर्स है, प्रमुख आकर्षण के केंद्र क्या है। यहाँ पर हमको कोयला चालित पुरानी जो रेलगाड़ियां थी उसके स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, डेमो रेलगाड़ियां देखने को मिलती हैं, भारी मशीनें जिसमें लॉर्ड लॉरेंस का भाप इंजन देखने को मिलता है। और ये उत्तर भारतीय रेलवे जो थी इसके द्वारा जो पहला इंजन प्रयुक्त किया गया था, जिसका प्रयोग किया गया था वो यही था। ठीक है, इस तरह की हमको अनेक चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद साथ में जो रेलवे के लोग थे उनकी क्या यूनिफॉर्म थी, उनकी घड़ियां, उनसे संबंधित जो फर्नीचर था, वो सारी चीजें भी यहाँ पर शोकेस की जाती है। राइट, आसान लग रहा होगा, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट है। बस नाम और चैप्टर का जो स्टाइल है कि आर्किटेक्चर और पता नहीं कितना टफ चीजें लगती है, मगर इतना कुछ है नहीं। ठीक है, अब एक स्टेलर चिल्ड्रंस म्यूजियम है, ये कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अब ये अपनी तरह का पहला इंटरैक्टिव प्ले बेस्ड म्यूजियम है। ठीक है, अब ये क्या है, पहला इंटरैक्टिव खेल आधारित संग्रहालय है। थोड़ा सा बस इसके बारे में लर्न कर लीजिए, मतलब ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या है, बेसिकली इसमें विज्ञान, मोटर कौशल, कला, शिल्प, इन सारी विभिन्न रुचियों को समर्पित विभिन्न गैलरीज हैं। अब आप जब म्यूजियम्स में जाते हैं तो अलग अलग गैलरीज हैं। गैलरी जो हम लोग नॉर्मल शब्द यूज करते हैं, एक कॉरिडोर, यहाँ पर ये पेंटिंग्स लगी हुई है, फिर दूसरी में जाएंगे तो इनकी पेंटिंग्स लगी हुई है, तो बस इसीलिए गैलरी यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक अगर म्यूजियम से संबंधित क्वेश्चन आता है तो हम इसका नाम भी, इसका भी उल्लेख कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, फिर आता है तुलसी स्मारक भवन म्यूजियम आगरा। अब ये गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित है, तो इसका मतलब इनसे संबंधित यहाँ पर चीजें होंगी। इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। ठीक है, तो ये हमको पता है। और यहाँ पर तुलसीदास के जो भी इन्होंने लिटरेरी कॉम्पोजिशंस किए हैं, जो भी साहित्यिक रचनाएं की हैं, उनका हमें विशाल संग्रहालय देखने को ये मिलता है। फिर आता है ताज म्यूजियम। ताजमहल का जो कॉम्प्लेक्स है, जो उसका परिसर है, उसके अंतर्गत ये सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, मुगल काल की जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कलाकृतियां हैं, क्राफ्ट्स हैं, पांडुलिपियां, यानी कि बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, तो जो हस्तलिखित थी वो देखने को मिलती है। कैलीग्राफी, उस समय पर सुलेख जो अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे कर कर, वो हथियार उस समय पर कैसे पात्र बर्तन यूज किए जाते थे, हाथी दांत शिल्प, रत्न, सिक्के, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आप थोड़ा बहुत अंदाजा तो नाम से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे क्या। ठीक है, फिर आता है सारनाथ म्यूजियम, सारनाथ संग्रहालय। ये 1910 में स्थापित हुआ था, और यहाँ पर जो चीजें प्रदर्शित होती हैं वो लगभग तीसरी जो शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की जो कलाकृतियां और मूर्तियां हैं वो यहाँ पर शोकेस होती हैं। साथ में सारनाथ की बात है तो बुद्धिस्ट आर्ट, स्कल्पचर, बोधिसत्व की इमेज, ये सारी चीजें भी हमको दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन भरोसा बनाए रखिए, चीजें आपकी कवर हो रही हैं और नोट्स को साथ में बनाते रहिएगा। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट में पॉइंट्स लिख लीजिएगा तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ पर अशोक पिलर जो है, जो कि सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से निर्मित है, लगभग 250 ईसा पूर्व का जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और यही हमारा नेशनल एम्बलम में इसी से लिया गया है। इसी में हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो शीर्ष यानी कि जो कैपिटल है वहां पर किसकी इमेज बनी है, लायन की। ठीक है, तो जो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है, यानी कि जो लायन कैपिटल ऑफ अशोक है, वो यहीं पर हमको इस म्यूजियम में देखने को मिलती है। राइट, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट था इसके बारे में। फिर आता है लोक कला संग्रहालय। लोक कला संग्रहालय जो है ये भी लखनऊ में है, 1989 में इसको स्थापित किया गया था। अब लोक कला की बात हो रही है तो एक कल्चर के डिपार्टमेंट से संबंधित है और इसी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, कला विभाग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग 1600 यूनिक चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है, लकड़ी की चीजें आ जाती हैं, तस्वीरें यानी पेंटिंग्स आ जाती हैं, टेराकोटा, संगीत के वाद्य यंत्र आ जाते हैं क्योंकि लोक कला संग्रहालय है। ठीक है, पेंटिंग्स आ जाती हैं, मृदभांड आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह की 1600 अद्वितीय कलाकृतियों का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, एक और म्यूजियम है लखनऊ में ही, जो है गांधी म्यूजियम। अब ये जो गांधी म्यूजियम है, नाम से पता चल रहा है गांधी जी से संबंधित होगा। 1973 में इसको स्थापित किया गया था, और स्थापित किया गया था
उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि के द्वारा, ठीक है, इस निधि का प्रयोग किया गया था इसकी स्थापना में। अब ये गांधी जी के जीवन के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। लगभग लगभग 250 तस्वीरें जो है गांधी जी से संबंधित वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। देन फिर आता है एक हमारा प्रयागराज म्यूजियम यानी कि प्रयागराज संग्रहालय। ये जो है ये चंद्रशेखर पार्क का जो परिसर है उसी के अंतर्गत स्थित है, और साथ में यहाँ पर पेंटिंग, कलाकृतियां, तस्वीरें, मूर्तियां, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और इसकी एक विस्तृत श्रृंखला जो है वो प्रदर्शित की गई है यहाँ पर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर एक अलग अलग गैलरीज हैं, एक है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित, एक है गांधी जी से संबंधित, जो कि इनके बारे में विशेष प्रदर्शन करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़े से म्यूजियम्स और हैं, बस फिर खत्म हो जाएंगे। फिर आता है एक लॉ म्यूजियम और आर्काइव्स, ठीक है। बस नाम से समझ में आ गया, लॉ म्यूजियम और आर्काइव्स की मतलब क्या हुआ, कुछ लॉ से संबंधित होगा, यानी कि इसको जो है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया, हुआ गया था बेसिकली 1966 में, जब 100 साल पूरे हो रहे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, तो तब एक एग्जीबिशन लगाया गया, और उसमें क्या किया गया, उसमें जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा केसेस की सुनवाई की गई, इंपॉर्टेंट उसके जो रिकॉर्ड्स थे वो शो किए गए, साथ में जितने भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे हैं वहां के, उनके बारे में उनकी फोटोज लगाई गई, ठीक है। और जो भी वहां पर सामान का प्रयोग किया गया, उन सारी चीजों को, एग्जीबिशन क्या होता है, सारी चीजें शोकेस की जाती है, तो वैसे ही शोकेस किया गया। तो अब जब वो किया गया 1966 में, तो फिर तब उसकी बड़ी तारीफ हुई, तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, इस एग्जीबिशन को अब लगा रहने देते हैं, अब इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही एग्जीबिशन जो था उसके बाद से एक म्यूजियम बन गया, ठीक है। वहां पर चीजें अब ये शोकेस होने के लिए निरंतर रख दी गई, ठीक है। तो ये लॉ म्यूजियम और आर्काइव्स हो गया हमारा। देन वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है। अब आता है एक थारू जनजाति म्यूजियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत रीसेंट है, ठीक है। अब जैसे जनरल क्वेश्चंस आप देखेंगे तो किसी एक म्यूजियम से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, कि एक म्यूजियम उठाकर कि लखनऊ का ये जो राज्य म्यूजियम है, ठीक है, गवर्नमेंट म्यूजियम है, उसके बारे में लिखो, ऐसे चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो करंट अफेयर्स में हो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो उन्होंने आयुष यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में हमको बताना था, ठीक है। पॉइंट ये है कि करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि अभी तुरंत ही हो रहा हो, 1-2 साल पुरानी भी चीज होगी तो भी वो हमारे लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। तो ये जो थारू जनजाति म्यूजियम है, ये स्टेट का पहला ट्राइबल म्यूजियम होगा, यानी जनजाति संग्रहालय है स्टेट का पहला, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है ये है बलरामपुर में, इमिलिया कोडर नामक गांव है। यहाँ पर थारू बहुत सारे लोग रहते हैं, थारू जनजाति के, इसीलिए इसको यहाँ पर जो है लोकेट किया गया है, स्थापित किया गया है। ये जो संग्रहालय है ये 2020-21 में ही इसको कहा गया था कि बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए थोड़ी सी डिटेल्स आप देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि थारू जनजातीय म्यूजियम से संबंधित क्वेश्चन एक स्पेसिफिक, एक अलग बन जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा करंट अफेयर का भी रहा है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये पहला ट्राइबल म्यूजियम है हमारे राज्य में, ठीक है। तो पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर हमको पता क्या चलेगा, अब थारू जनजाति है तो यानी कि थारू जनजाति से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी, कि उनका विकास कैसे हुआ, उनकी संस्कृति का विकास कैसे हुआ, वो कौन सा धर्म का पालन करते हैं, उनकी परंपराएं कैसी हैं, जीवन वो कैसे यापन करते हैं, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, वर्तमान में वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो भी है वो इस म्यूजियम के थ्रू हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर अब कुछ चीजें और हैं, देखिए वैसे तो हिंदी और इंग्लिश मेरे साथ साथ लिखा है, लेकिन इसका इंग्लिश पूरी यहाँ तक खत्म हुई है, फिर इसकी हिंदी शुरू हुई है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, विभिन्न विषयों और थीम के लिए अलग अलग यहाँ पर हमें सेक्शंस देखने को मिलते हैं। कुछ में हमको वहाँ के जो थारू जनजाति के दुर्लभ चित्र है वो देखने को मिलते हैं, कुछ हमको भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, राइट। और भित्ति चित्र होता क्या है वो बता देती हूँ, जो चित्रकारी डायरेक्टली वॉल पर करी गई हो, ठीक है, उसको भित्ति चित्र बोलते हैं, यानी कि म्यूरल्स, ठीक है। उसके बाद अब हमको यहाँ पर इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि जो थारू जनजाति है या फिर जो ट्राइब्स होती है, कहा जाता है उनके पास अपनी बहुत सारी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, जो धीमे धीमे हम देख रहे हैं जिसका ह्रास होता जा रहा है, जो खत्म होती जा रही है, जिसको हम उस नॉलेज को प्रिजर्व भी नहीं कर पा रहे, राइट। तो थारू जनजाति के जो लोग हैं उनके पास भी अपनी कुछ नॉलेज है मेडिसिनल हर्ब से संबंधित, ठीक है, औषधियों से संबंधित,
राइट। तो उसको भी यहाँ पर फीचर किया जाएगा। साथ में उनका कैसे फैशन रहा है, कैसे वो उनका रहन सहन है, पहनावा है, किस तरह के आभूषण वो पहनते हैं वो देखा जाएगा। उनकी जीवन शैली कैसी है, ठीक है, किस तरह के बर्तन यूज करते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, ये सारी चीजें हमको डिपिक्ट होंगी। ये सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा इसलिए मैंने बताए कि इससे क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसा ना हो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, लिखेंगे क्या। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग हो। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप पॉइंट्स लिख लेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप कंटेंट बनाएंगे, राइट। ये देख लिया, ये हिंदी वाले बच्चे देख लें। साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और हो जाता है कि ये लगभग लगभग 5.5 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है, ठीक है। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में था। कहां पर इसकी लोकेशन है याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। देन एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, करंट अफेयर से संबंधित एक पॉइंट और है। यहां पर हम नेक्स्ट उस पर आए उससे पहले यहां पर नहीं लिखे, उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। सरकार ने कहा है कि वो 7 नए म्यूजियम्स अभी और स्टैब्लिश करेगी, ठीक है। 7 नए म्यूजियम्स राज्य में और डेवलप किए जाएंगे, जो कि जो स्टेट का कल्चर डिपार्टमेंट है, कला विभाग, उसके द्वारा किए जाएंगे। ये जो 7 म्यूजियम्स हैं इनमें से 3 जो होंगे ये ट्राइबल म्यूजियम्स होंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होंगे, लखनऊ में, सोनभद्र में और लखीमपुर खीरी में, ठीक है। एक जो होगा ये क्या होगा, ये चिल्ड्रंस म्यूजियम होगा, ठीक है, बच्चों के लिए संग्रहालय होगा, ये होगा कन्नौज में, ठीक है। 2 जो होंगे ये नेचुरल साइंस म्यूजियम होंगे, यानी कि साइंस से संबंधित म्यूजियम्स होंगे। एक होगा मेरठ में, एक होगा गोरखपुर में। एक और म्यूजियम होगा, वो होगा संत रविदास म्यूजियम वाराणसी में, ठीक है, यानी कि संत रविदास से संबंधित होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। 7 हो गए ना, ठीक है, ये 7 हो गए। तो ये 7 नए म्यूजियम्स बनेंगे स्टेट में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट बुद्धिस्ट म्यूजियम, यानी कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय। ये जो है 1987 में गोरखपुर में स्थापित किया गया था। और यहाँ पर जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं वो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां से एकत्रित की गई, ठीक है। गोरखपुर में है तो अपने आप थोड़ा सा अंदाजा लगाकर पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब आता है झांसी म्यूजियम, झांसी संग्रहालय। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ हथियार, मूर्तियां, वेशभूषा और चंदेल वंश का जो सब प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि चंदेल वंश से संबंधित हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। झांसी का जो क्षेत्र था वो बुंदेलखंड क्षेत्र का, झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र का पार्ट है, ठीक है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में चंदेल डायनेस्टी थी, तो चंदेल डायनेस्टी वहां पर थी, तो झांसी म्यूजियम में उससे संबंधित हमको चीजें देखने को मिलती है। साथ में गुप्त काल से संबंधित कुछ तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। और अगर बात झांसी की आती है तो रानी लक्ष्मीबाई की बात के बगैर वो बात इनकम्प्लीट है, राइट। तो इससे संबंधित भी यहाँ पर एक गैलरी देखने को मिलती है, ठीक है। अब आता है एक और म्यूजियम, वो है 1857 मेमोरियल म्यूजियम, स्मारक संग्रहालय। नाम से पता चल रहा है 1857 की याद में जो चीज बनाई गई है तो उसी से संबंधित यहाँ पर चीजें रखी गई होंगी, ठीक है। तो पॉइंट पहला यही है हमारा कि संग्राम के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर हमें रेजिडेंसी का एक मॉडल, पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और पेंटिंग्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ये पॉइंट थोड़ा इनकम्प्लीट है। उनके द्वारा जो बंदूकों का प्रयोग किया जाता था, हथियारों का प्रयोग किया जाता था, वो सारी चीजें हमको देखने को यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर पूरी जो मेमोरियल है, म्यूजियम है, ये हमको पूरा कलानुक्रम में पूरा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी जो कहानी है वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। देन राष्ट्रीय दलित स्मारक, ये जो राष्ट्रीय दलित स्मारक है ये कहाँ पर है, ये है नोएडा में। और यहाँ पर क्या चीजें हैं, इसमें उन लोगों की मूर्तियों को शामिल किया गया है जिन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो मानवता, समानता, सामाजिक न्याय, इन सब के लिए समर्पित किया। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, गौतम बुद्ध, संत कबीर, अंबेडकर, कांशीराम, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स के साथ आप ये बता सकते हैं, राइट। तो जितने भी मेजर हमारे हैं वो हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट हो गया होगा, बट चीजें अगर आप एक बार लिख लेंगे तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगे, ठीक है। अब अगर म्यूजियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, ये 2-3 लाइन्स हैं जिनको हम थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करके अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यूपी के जो म्यूजियम्स हैं, दे ऑफर अ कैप्टिवेटिंग जर्नी थ्रू द रीजन्स कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है, हिंदी में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो संग्रहालय हैं ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत के माध्यम से एक मनोरम यात्रा को प्रदर्शित करते हैं। ये राज्य की जीवंत अतीत
की गहरी समझ भी प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे जीवंत अतीत है, ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इसमें आप कोई फैक्ट तो लिखेंगे नहीं, म्यूजियम से संबंधित है, तो आपको इसी तरीके का एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। ये उन समृद्ध कहानियों और विरासतों को प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने राज्य को आकार दिया है। ये संग्रहालय राज्य की उल्लेखनीय विरासत को गहराई से समझने और उसकी सुंदरता को पहचानने हेतु वास्तविक रत्न के रूप में या फिर सच्चे रत्न के रूप में जाने जा सकते हैं। यही चीजें इंग्लिश में लिखी हुई। तो बस ये थोड़ी सी अच्छी भाषा में पॉइंट्स लिखे, इनको लिख लीजिए और थोड़ा सा कीवर्ड्स के साथ लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। पूरा नहीं भी लर्न होता है तो भी कोई बात नहीं। जैसे वाइब्रेंट पास्ट हो गया, ठीक है, ट्रू जेम्स हो गए, रिच स्टोरीज एंड लेगेसीज, ये जो टर्म्स है इनको लर्न कर लीजिए। बाकी तो आप सेंटेंस तो फ्रेम कर ही लेंगे। ठीक है, सिमिलरली हिंदी वाला भी कर लीजिएगा। देन आगे आता है, अब म्यूजियम्स की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है, खुद सोचिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो आपने सोचा है उसी तरह के पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनका महत्व अगर हमसे पूछ लिया जाए तो वैसे तो हम खुद ही लिख लेंगे, लेकिन तभी 3-4 पॉइंट्स मैंने लिख दिया है कि ताकि आपको वो टर्म्स याद रहे, ताकि आप बना सके। सबसे पहले ये कलेक्ट और प्रिजर्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स को जो कि रिलीजियस, कल्चरल, हिस्टोरिकल वैल्यू रखते हैं। ठीक है, प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूजियम्स में, ऐसा नहीं है कि पढ़ी है चीजें। ठीक है, प्रिजर्व किया जाता है और उसको संजो कर रखा जाता है। देन ये प्रमोट क्या करते हैं, हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को, हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है इसको बढ़ावा देते हैं ये म्यूजियम्स। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा हमारी क्या विरासत है, जब तक हम, अगर या तो हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या तो हम ऐसी जगहों को थोड़ा बहुत विजिट करें ताकि हमको चीजों के बारे में पता चले। ठीक है, वरना तो हम एकदम ही अनभिज्ञ रहेंगे इन सब चीजों से, राइट। ये चीजें, म्यूजियम्स एक और इम्पोर्टेंट कार्य है रिसर्च वर्क। जो लोग शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है। ठीक है, देन टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ये तो पता ही होगा ना कि टूरिस्ट के रूप में म्यूजियम्स लोग विजिट करने जाते हैं। एक ये पॉइंट हो गया। तो ये 3-4 पॉइंट्स हो गए इसकी इंपॉर्टेंस से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आ जाता है आर्काइव्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का अभिलेखागार। तो उत्तर प्रदेश में एक जो है, एक उत्तर प्रदेश अभिलेखागार है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश आर्काइव है। इसकी स्थापना कैसे हुई थी, और ये एक उत्तर प्रदेश आर्काइव है, इसके अलावा भी 2-3 और है। ठीक है, तो आर्काइव्स ऑफ उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार है, और एक का नाम है, एक उनमें से है उत्तर प्रदेश अभिलेखागार। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो नाम हो गया। आर्काइव्स में बहुत सारे आ जाएंगे 2-4, और उसमें एक उत्तर प्रदेश अभिलेखागार जो है, उत्तर प्रदेश आर्काइव, वो उसका नाम है, राइट। आई होप समझ गए होंगे। अब जो उत्तर प्रदेश आर्काइव है उसकी स्थापना कैसे हुई, सबसे पहले उसकी शुरुआत देखते हैं। जैसे आप कोई भी चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस ईयर को पहले लिखिए। ठीक है, बाद में उस ईयर को लिखने के बाद उसके बाद उसके आगे चीजें लिखिए, तो आपको एक पूरी क्रोनोलॉजी के साथ चीजें याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1922 में एक इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन था, यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। इसने क्या किया, इसने सरकार से कहा कि एक सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस बनाओ जहां पर हिस्टोरिकल रिसर्च से संबंधित जो चीजें हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। एक केंद्रीय अभिलेख कार्यालय को स्थापित करो। ठीक है, सरकार से ये बात कही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब समय में बढ़े तो जून 1947 आता है। इस समय पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसने अब डिसाइड किया कि हाँ, अब एक सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस बनाना है, और इन्होंने बना दिया उसको प्रयागराज में। इन्होंने तो बना दिया प्रयागराज में, लेकिन उसको सेटअप होते होते 1949 हो गया। ठीक है, तो 1949 में जाकर 2 साल में ये सेटअप हुआ। ठीक है, मई 1949 में हम देखते हैं कि जब ये सेटअप हो गया तो GN सैलेटोर जो थे, ये इसके पहले कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स बने। यानी कि जो किसी भी, कोई भी अगर संस्था, कोई भी संगठन बनाया जाता है तो उसके हेड में किसी व्यक्ति को रखा जाता है कि नहीं, तो वही थे कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स। इस पोजीशन का नाम कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स थी। ठीक है, बाद में इस पोजीशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, निदेशक। ठीक है, निर्देशक लिखा है, डायरेक्टर को निदेशक, ठीक है, डायरेक्टर रख दिया गया, सिंपल कर दिया गया। कीपर ऑफ रिकॉर्ड जो टफ नाम था उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर किचपिच है, लेकिन घबराइएगा नहीं, सब समझ में आ जाएगा। अब ये जो बनाया गया, अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया था, इसका नाम क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स। ठीक है, इसका जो उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स जो था, ये एक संस्था हो गई। अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई, तो किसी ना किसी विभाग के अंदर तो आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी नहीं जाएगी। तो इनिशियली जब इसको बनाया गया तो इस शिक्षा विभाग जो था उनसे कहा तुम इसकी जिम्मेदारी ले लो।
ठीक है, तुम्हारे अंतर्गत आएगा, मतलब नॉट जिम्मेदारी ले लो, तुम्हारे अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, बाद में क्या किया गया, अब शिक्षा विभाग से कह दिया गया नहीं, शिक्षा विभाग से लेकर इसको स्थानांतरित कर दिया गया, इसको ट्रांसफर कर दिया गया इंडोलॉजी और कल्चर में। तो ये जब ट्रांसफर किया गया तब हो गया था 1958। 1958 में शिक्षा विभाग से ट्रांसफर किसमें कर दिया गया, इंडोलॉजी और कल्चर का विभाग, यानी कि इंडोलॉजी और संस्कृत के विभाग में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर इवेंचुअली धीमे से समय के साथ इसको 1975 आ गया और इसको किसमें ट्रांसफर कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स में। ठीक है, 58 में इंडोलॉजी और कल्चरल डिपार्टमेंट को दिया गया, 75 में क्या किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स को दिया गया। अब वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो है उसके अंतर्गत ये यूपी स्टेट आर्काइव्स जो है संस्था आती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फिर से बता देती हूँ एक बार, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आर्काइव्स के लिए संस्था होंगी, जिसमें से एक है उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स। ठीक है, तो नाम इतना सेम है कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इतने बार बता रही हूँ। आ गई बात समझ में, यहाँ पर किचपिच था लेकिन उससे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यूपी स्टेट आर्काइव्स है ये हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, ये हमको पता है। अब इसका एक बार ये जो चार्ट है वो देख लेते हैं कि इसमें कैसे है। तो मेजर जो ऊपर की पोजीशन है वो देखेंगे, नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ऊपर इसमें निदेशक होते हैं, ठीक है, फिर एक उपनिदेशक होते हैं, फिर हम क्या देखते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट पोस्ट में एक आता है सहायक निदेशक सह प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फिर आते हैं एक सहायक निदेशक संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन से संबंधित असिस्टेंट डायरेक्टर। कुछ रीजनल आर्काइव ऑफिसर्स हैं, एक इलाहाबाद में है, एक वाराणसी में है, एक आगरा में है। मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफिसर है एक इलाहाबाद में, पांडुलिपि अधिकारी इलाहाबाद में। ठीक है, अब ये जो चार्ट है ये हमारा यूपी स्टेट आर्काइव्स, आपसे क्वेश्चन आ जाए यूपी स्टेट आर्काइव्स के ऊपर एक नोट लिखिए। ठीक है, तो वहां पर आप ये चार्ट बना देंगे ना तो आपका आंसर में वैल्यू ऐड हो जाएगी। आपको इससे ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन आपने इसको बना दिया तो अपने आप आपके आंसर में एडिशन हो जाएगा, एक आधा मार्क्स आपको और मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे अब इसके कार्य क्या है, इसकी एक्टिविटीज या फिर फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं यूपी स्टेट आर्काइव्स की। ठीक है, अब यूपी स्टेट आर्काइव्स की एक्टिविटीज या फिर फंक्शंस आएंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े से मैंने बड़े बड़े लिखे हैं, इसको मैंने शॉर्ट में नहीं किया है, राइट, ताकि आप लोग थोड़ा इसको समझ सके। ये पॉइंट्स हमारे लिए थोड़े नए भी हैं, ये आर्काइव्स वगैरह हम ऐसे जनरली पढ़े नहीं है किसी और जीएस के पेपर में, इसलिए ऐसा ना हो कि हम पॉइंट्स शॉर्ट में कर दूं अगर मैं तो आप लोग बना ना पाए, इसीलिए थोड़े से डिटेल्ड पॉइंट्स दिखेंगे आप, राइट। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है इनका काम क्या है। इनका काम है ये कैरी आउट करते हैं सर्वे ऑफ द रिकॉर्ड्स। उत्तर प्रदेश में जो सार्वजनिक कार्यालय हैं इनमें अभिलेखों का सर्वेक्षण करना, यानी कि जो भी पब्लिक ऑफिसेस हैं वहां पर जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनका सर्वे करते हैं ये। और राज्य अभिलेखागार में अगर उनको लगता है कि नहीं ये पब्लिक ऑफिस में ये जो रिकॉर्ड्स रखे हैं इनको हमें अपने ऑफिस में ट्रांसफर कर लेना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे उसको ट्रांसफर कर लेंगे। कब ट्रांसफर करेंगे, जब उनको लगेगा कि ये ऐतिहासिक रुचि के अभिलेख हैं तो उसमें उस कैटेगरी में इनको वर्गीकृत करके क्लासिफाई कर कि ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के हैं, इसलिए इनको ट्रांसफर करते हैं स्टेट आर्काइव्स में। ठीक है, कुल मिलाकर इनका काम क्या है, पब्लिक ऑफिसेस में जाओ, सर्वे करो और अपने पास ट्रांसफर कर लो जो चीजें हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की हो, ठीक है, उनकी लिस्ट बना लो। उसके बाद क्या है अगला काम, अगला काम है इनका डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एडवाइस करना कि कैसे उनके पास जो रिकॉर्ड्स हैं उनको संभाल कर रखा जाए। ऐसा ना हो डिपार्टमेंट्स ध्यान ही ना दें, जो भी उनके पास रिकॉर्ड्स हैं या जो भी रिपोर्ट है उसके संबंध में प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए उसके संबंध में ये एडवाइस करते हैं। ठीक है, अभिलेखों के संरक्षण के संबंध में विभिन्न विभागों को सलाह देते हैं और जिन मामलों में उनको लगता है कि ये लोग सही से नहीं रख पा रहे हैं तो जाकर सरकार से शिकायत कर देते हैं। ठीक है, उनकी रिपोर्ट जो है सरकार को दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अब एक और काम है ट्रांसफर रिकॉर्ड्स को अगर करना हो तो उसका भी अरेंजमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, इन्हीं की है कि वेरियस जो ऑफिसेस हैं वहां से स्टेट आर्काइव्स में अगर चीजों को भेजना हो तो उसको अरेंजमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होगा, यही यूपी स्टेट आर्काइव्स। ठीक है, और जहां पर ये तब कब करेंगे, स्पेशली उन केसेस में जिम्मेदारी लेते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा और ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं ये सब एकदम खराब होते जा रहे हैं। ठीक है, देन एक और आता है, अब जो भी अगर आप देखेंगे कोई भी चीज को अगर संभाल कर रखना है इतने लंबे टाइम तक
तो कुछ ना कुछ उसमें केमिकल्स का प्रयोग ताकि उनको सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके, ये सब तो होता है ना। तो उसी से संबंधित अगर कुछ पॉलिसी में चेंज करना हो, ठीक है, कि कब उनको वीडिंग शेड्यूल्स उनके क्या होंगे, कब वहां पर सही प्रकार से उनको जरूरत है संरक्षित करने की, कहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, उससे संबंधित भी ये सजेशंस देते हैं, ठीक है, कि ऐसा ना हो उसमें वीड्स लग जाएं और खराब हो जाएं पूरे, ठीक है। तो ये इजी सा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब ये क्या करेंगे, अब जो लोग शोध करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए कौन सी से संबंधित लिस्ट और सिलेक्शन जो होता है रिकॉर्ड का, कि ये लिस्ट है रिकॉर्ड्स की, अगर कोई शोधकर्ता देखना चाहे तो देख सकता है, तो उसको भी ये पब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अब एक और चीज आती है, ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं प्रॉपरली द रिकॉर्ड्स इन द स्टेट आर्काइव्स एज वेल एज इन डिपार्टमेंटल, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस। तो जो स्टेट आर्काइव्स है वहां पर तो इस चीजों को मेंटेन करते हैं, साथ साथ में विभागीय, संभागीय और जिला जो कार्यालय है वहां पर भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अभिलेख है, उनको ठीक ठाक तरीके से रखा जाए, इसका भी जिम्मा इन्हीं के ऊपर होता है। फिर क्या आता है, अगला पॉइंट आता है कि एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, कि सरकार को सुझाव देते हैं कि किस दशा में जनता को अभिलेखों तक पहुंच प्रदान की जा सके। अब म्यूजियम में तो हम जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा देखा है कि जहां पर आर्काइव्स हो और हम चले जाएं, वहां पर हमारा ऐसे नॉर्मल जनता का जाना अलाउड नहीं होता। तो वहां पर जनता की पहुंच कहां तक हो, इनसे सारे संबंधों में भी ये सरकार को सलाह देते हैं। उसके बाद क्या आता है, अगला पॉइंट क्या है, राज्य में विश्वविद्यालयों जैसे कि जो गैर सरकारी निकाय होते हैं, इस तरह के विश्वविद्यालयों की तरह इनको ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों और उनके पास मौजूद जो अन्य मूल्यवान पांडुलिपियां हैं, इनके संरक्षण के बारे में सलाह देने के लिए सरकार को सुझाव देते हैं। तो फिर से ये सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं या फिर और दूसरे जो नॉन ऑफिशियल बॉडीज हैं, उन सब में कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे संरक्षित रखा जाए रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो उसके संबंध में भी सरकार को सुझाव देते हैं कि आप बता दीजिए इन लोगों को ऐसे ऐसे चीजों को रखना है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, एक्टिविटीज जो थी इनकी या फिर फंक्शंस, तो ये वही पॉइंट्स लिखे जाएंगे। अब थोड़े से पॉइंट्स हम इसके एम्स या फिर उद्देश्यों के रूप में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार जो है, इसके उद्देश्य क्या है। सिमिलर पॉइंट्स ही होंगे, जो हमने एक्टिविटीज देखी है उन्हीं से हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पर मैंने अलग से दे दिया है, थोड़ा सा देख लेंगे तो चीजें ईजी हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, विभिन्न विभागीय, संभागीय, जिला और अन्य जो सार्वजनिक कार्यालय हैं, इनमें जो हम देखते हैं कि बिखरे हुए अभिलेख देखने को मिलते हैं, सही से उनको ऑर्गेनाइज कर नहीं रखा गया है, सुरक्षित नहीं रखा गया है, तो उनकी सुरक्षा को ये इंश्योर करते हैं कि भैया सुरक्षित रखे जाए, ऐसा ना हो कि कोई ध्यान ही ना दे। देन अगला क्या है, अगला पॉइंट है सरकारी अभिलेखों को बनाए रखने और संरक्षित करने और उनके उपयोग को सुविधाजनक बनाने, कि सही से उन सुरक्षित भी रहें और उसका कभी उपयोग करना हो तो उसको भी सही तरीके से कर ले, ये इनका उद्देश्य है। अब अकादमिक अनुसंधान यानी कि एकेडमिक रिसर्च से संबंधित जो अभिलेखों की जरूरत हो उसको ये लोग टाइमली उपलब्ध करा सके, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो अभिलेख है, इसको ऐसा नहीं कि कोई भी उठाएगा और अपने घर लेकर चला जाएगा, इसके लिए हमें प्रॉपर परमिशन की जरूरत होगी। अगर हमें इससे रिलेटेड कुछ फोटो कॉपी करवानी है, माइक्रो फिल्मिंग करनी है, तो भी हमको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे संबंधित जो सुविधाएं हैं, कैसे क्या होगा, वो सब भी इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रोवाइड करवाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्या काम है इनका, इनका काम है कि कलेक्टिंग, मेंटेनिंग एंड कंजर्विंग वैल्यूएबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन प्राइवेट कस्टडी। अब जो इनके पास खुद की चीजें हैं उनको भी सही से कलेक्ट करें, मेंटेन करें, कंजर्व करें, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि बस दूसरों को ही बताते रहेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि जो हाथ से लिखी हुई है, ठीक है, हाथ से हस्तलिखित, राइट। तो ये इसके इनके ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, वो भी देख लिए हमने, और इनकी एक्टिविटीज भी देख ली। अब देखिए, तो अब हमने यूपी स्टेट आर्काइव्स पढ़ लिया है, अब आर्काइव्स ऑफ उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में एक तो यूपी स्टेट आर्काइव्स है जो लखनऊ में है, जो हमने ऑलरेडी पूरा पढ़ लिया है, लेकिन उससे संबंधित 2-3 और लाइन पढ़ लेते हैं। ये सेंट्रल रिपोजिटरी है, यानी कि ये केंद्रीय कोश है जहां पर सारे ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेख जो है उनको एकत्रित कर रखा जाता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है कि जो भी दस्तावेज है, पांडुलिपि है यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट, मानचित्र, मैप्स, फोटोग्राफ जो भी है, इनका जो विशाल संग्रह है, इसको इस तक पहुंच प्रदान कर सके और इनको संरक्षित कर सके, ये इनका मेन काम है, राइट। ये पॉइंट देख लिया हमने। अब इसके अलावा भी कुछ और संग्रहालय हैं, कुछ और जगह है जहां पर आर्काइव्स को रखा गया है, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा एक इलाहाबाद म्यूजियम है, यहाँ पर भी हमको बहुत सारे आर्काइव्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है।
यहाँ पर पुरातत्व, कला, इतिहास से संबंधित कलाकृतियों का प्रदर्शन होता है और साथ में आर्काइव्स भी है। देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल म्यूजियम जो है लखनऊ में, यहाँ पर भी हमको आर्काइव्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो चीजें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो अंबेडकर के जीवन से संबंधित है, राइट। अब यहाँ पर अगर आर्काइव से संबंधित कुछ एनालिसिस या फिर इवैल्यूएशन आ जाए, ठीक है, तो इनसे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या बताएंगे आप? प्रॉब्लम्स क्या बताएंगे कि जो इनका काम है आर्काइव्स को सही तरीके से, यूपी स्टेट्स जो आर्काइव्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या है, चीजों को प्रिजर्व कर कर रखे ताकि वो खराब ना हो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इनको बहुत सारा बजट मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, कि उसके बाद भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं। ठीक है, ये तो हमारे किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पॉइंट्स आएंगे वही पॉइंट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। जो इनका काम है कि टाइमली इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, जो अगर इनको प्रोवाइड करवानी है चीजें तो वो सही समय पर नहीं करवा रहे हैं। जो ये है हमारी वीडिंग, जैसे हमने देखा ना वीडिंग वगैरह होती रहे समय पर, वो नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी पांडुलिपियां जो है वो खराब हो चुकी है। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी आया था कि इलाहाबाद म्यूजियम में बहुत सारा पैसा आता है प्रतिवर्ष, लेकिन तब भी वहां पर कई सारे जो पांडुलिपियां है वो खराब हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूज का भी पार्ट था, तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इलाहाबाद म्यूजियम का, राइट। इस तरह से एलिगेशन लगे थे, एलिगेशन वर्ड यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव अगर प्रॉब्लम्स पूछ ली जाएंगी, इश्यूज पूछ लिए जाएंगे, चैलेंजेस तो बना लेंगे ना, आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम होगी। देन आगे क्या आता है, इसी तरह की, जैसे ये दो तो हमने एग्जाम्पल दे दिए, इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमको आर्काइव्स देखने को मिलते हैं पूरे स्टेट में। ठीक है, जिनका काम क्या है, प्रिजर्व करना और जो लोकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है इनकी एक्सेसिबिलिटी, इनकी पहुंच को बनाए रखना। ठीक है, अब आर्काइव से संबंधित अगर आंसर होगा तो इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, इसके कंक्लूजन में क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? देखिए, जो आर्काइव्स हैं यूपी के, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं एंड दे एक्ट एज कस्टोडियंस। ठीक है, संरक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं। जो भी हमारे स्टेट के हिस्टोरिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं उनके संरक्षक कौन है? उत्तर प्रदेश में जो आर्काइव्स हैं वो अभिलेखागार हैं। जो ये जो आर्काइव्स हैं अलोंग विद यूपी स्टेट आर्काइव जो मेन है, ये तो मेन हो गया, इसके साथ भी बहुत सारे आर्काइव्स हैं, तो वो सब मिलकर क्रूशियल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिजर्व करने में, चीजों को मेंटेन करने में, लोगों तक उसकी पहुंच मुहैया कराने में। ठीक है, जो भी पूरा वास्ट कलेक्शन है चीजों का, इन सबको लोगों तक पहुंचाने में, इन सबको प्रिजर्व करने में सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। वही हिंदी वाला है, वो देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाता है, थोड़ा सा बचा है हमारा, बस थोड़ा सा बचा है, ज्यादा परेशान मत होइएगा। आर्कियोलॉजी ऑफ उत्तर प्रदेश। आर्कियोलॉजी जो है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये क्या है? स्टडी है। ठीक है, स्टडी किसकी है? जो अवशेष बचे हैं उनकी स्टडी। ठीक है, अब वो जो अवशेष बचे हैं वो भवनों के अवशेष हैं, ठीक है, या फिर पॉटरी के अवशेष है, ज्वेल्स के अवशेष हैं। ठीक है, ये जो है इसकी जो स्टडी है वो आर्कियोलॉजी कहलाती है। तो उत्तर प्रदेश में आर्कियोलॉजी से संबंधित कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया में भी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? जो भी आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको सुरक्षा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी अपना एक है स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी यानी कि राज्य पुरातत्व निदेशालय। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि राज्य में जो भी आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, ठीक है, मान लो जो मॉन्यूमेंट्स बने थे मुगल काल में या फिर उससे पहले कभी भी जो मॉन्यूमेंट्स उत्तर प्रदेश में बने थे, उन दोनों की सुरक्षा भी तो करने की जरूरत है ना। ऐसा थोड़ी ना बने हैं तो पड़े रहेंगे। तो एएसआई करेगा, साथ में ये जो आर्कियोलॉजिकल का आर्कियोलॉजी से संबंधित स्टेट डायरेक्टरेट है, ये दोनों मिलकर करेंगे। अब एएसआई जो है ये तो हमारे इंडिया के लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसकी कुछ शाखाएं उत्तर प्रदेश में भी है। एक आगरा में शाखा है, एक लखनऊ में। ठीक है, अब ये जो प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो उसके लिए प्रावधान एक इंपॉर्टेंट अधिनियम यानी कि एक्ट में जो भी सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं और अवशेष हैं इनको केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हो जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे और इनको संरक्षित कौन से एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिए, लेकिन बाकी जो बचेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट उनकी रक्षा करेगी, मतलब उनकी देखरेख करेगी। और उनको कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा? उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाएगा इस वाले एक्ट के अंतर्गत। कौन सा एक्ट है? यूपी एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स
एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट 1956। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जो उसने ये वाला एक्ट बना दिया और उसने जो भी साइट्स हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आ रही हैं उनका प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट को निर्धारित कर दिया कि इस एक्ट के माध्यम से इनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। राइट, ये हो गया। इतना कुछ इसमें टफ नहीं था, समझ में आ गया होगा। दो एक्ट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक इसका है। दोनों ने अपनी अपनी शक्तियां इन एक्ट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर रखी। अब कुछ ऐसी साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में जहां से हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। राइट, तो ये आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो थोड़ा आपको याद होगा, तो पॉइंट्स यहाँ पर थोड़े रिपीटेटिव होंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास एक साथ पॉइंट्स हो जाएंगे तो ईजी रहेगा। तो एक अहिचित्र नामक स्थान है बरेली में। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर क्या हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो एंशियंट लिटरेचर में इसका अहिचित्र का जो उल्लेख है वो यही वाला अहिचित्र है। किसी ने तो ये बात बताई होगी ना, किसी को क्या पता कि जो पुराना अहिचित्र है वो यही बरेली में स्थित है, उसी को कह रहे हैं। साउथ इंडिया की बात नहीं हो रही, क्या कहीं और की बात नहीं हो रही। तो ऐसा कोई ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट या फिर कोई हिस्टोरियन ये सारी चीजों को प्रूफ करता है ना। देखिए, हिस्ट्री में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा बता देती हूँ। हिस्ट्री में कोई भी चीज घटना घटित है, अब इसने किसी ने कह दिया ये हुआ था, ऐसे नहीं माना जाता है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो लिटरेरी, कोई लिटरेरी एविडेंस हो, किसी ने अपनी किताब में लिखा हो, ठीक है। एक साथ में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कि मान लो किसी समय पर, पुराने समय पर 1000 साल पहले की बात है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ये स्थान है, लेकिन अब इन्होंने किताब में लिख दिया तो वो बातें काल्पनिक भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना उन्होंने लिखा है तो हो ही। लेकिन अब इन्होंने लिखा था कि एक ऐसा भवन था, और वही हमको उसके रिमेन्स भी मिल जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या हुआ कि उसकी कुछ मॉन्यूमेंट का जो अवशेष मिल जाए किसी भी चीज के, ठीक है, सिक्के मिल जाएं, जो इन्होंने उल्लेख किया वो सिक्के, वो भी आर्कियोलॉजी के रिमेन्स में, अवशेषों में आ जाएंगे। तो जब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी और उसको हिस्ट्री माना जाएगा, जब दोनों चीजें एकत्रित होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिटरेचर हो जाए या फिर सिर्फ आर्कियोलॉजी हो जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो वो हमारे हिस्ट्री का पार्ट बनाती है। राइट, तो आई होप समझ में आ गया होगा। जो हिस्ट्री के बच्चे उनके लिए तो ईजी होगा, अदरवाइज बाकियों को थोड़ा समझ में तो आ गया होगा। वापस आ जाते हैं, तो अब अहिचित्र जो जगह है इसको आइडेंटिफाई किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। और यहाँ पर खुदाई, एक्सकवेटेड मतलब उत्खनन लिखेंगे हम हिंदी में, लेकिन होगा क्या, खुदाई की गई 1940 से 44 के बीच में खुदाई की गई। तो यहाँ से कुछ हमें चीजें देखने को मिली। क्या क्या चीजें यहाँ पर मिली, यहाँ पर हमको जाति वाले सिक्के देखने को मिले, कास्ट कॉइन्स मिले, पांचाल सिक्के मिले, ठीक है। ये सारी चीजें खुदाई में निकल कर आई, जिससे हमको पता चला काफी कुछ इसके बारे में। फिर हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, ये मेरठ में जो हस्तिनापुर है इसको ये माना जाता है कि जो महाभारत में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी वो यही है, ठीक है, मेरठ वाली। साथ में इसमें खुदाई 1950-52 के लगभग हुई। इससे हमें क्या क्या चीजें मिली, पेंटेड ग्रेवेयर, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, कॉइन्स। देखिए अब ये जो है ये इस तरीके, इनको ये है क्या, बेसिकली ये हमें नाम देखने को मिलेंगे तो थोड़ा सा टफ लगता है, जैसे चित्रित धूसर मृदभान, उत्तरी कृष्ण मार्जित घृणबान। तो हमको डिटेल नहीं देखनी है। कुल मिलाकर जो पॉट्स वगैरह होते तो उसमें जो इस तरह का डिजाइन, जिस तरह का प्रयोग किया जाता था कलर्स वगैरह का, ठीक है, उसके नाम पर इन पॉटरीज का नाम रख दिया गया, ठीक है। उसकी इस समय पर मान लो रेड कलर से पेंट किया जाता था, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो पॉटरी मिली वो हमने लिख दी रेड कलर्ड, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये लोग ग्रे कलर का करते थे, ठीक है, तो हमने इसका नाम उस पर रख दिया, बस इतना है, ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नाम से बता दिया ताकि आप लोग डरे ना। कन्नौज, कन्नौज हमें पता है हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्षवर्धन के समय थी, याद आया ना। तो यहाँ पर इसके नाम क्या क्या है, कानिकुब्ज और महोदया, ये इसके दो नेम्स हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें जब खुदाई हुई तो हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 15th सेंचुरी सीई तक का जो पीरियड था वहां तक के यहाँ पर अवशेष देखने को मिलते हैं, रिमेन्स। यहाँ से हमको मिला क्या क्या, अब कहीं पर भी खुदाई वगैरह होगी तो मिलेगा क्या, टेराकोटा के मृदभान मिले, पॉटरी मिली, टेराकोटा की मूर्तियां मिली, मृदभांड मिले, ठीक है, पॉटरी की हिंदी मृदभांड होगी, सिक्के मिले, ये सारी चीजें खुदाई से सामने आई। फिर हम मथुरा का देखते हैं। मथुरा में भी जो हमको खुदाई से चीजें मिली वो कहाँ से कहाँ तक की मिली, 6ठी शताब्दी ईसवी, ईसा पूर्व यानी बीसी की बात हो रही है, और 12वीं शताब्दी, इतने लंबे पीरियड तक की चीजें हमको अवशेष यहाँ पर मथुरा से मिले, ठीक है। यहाँ पर हमको फिर पीजीडब्ल्यू एनबीपीडब्ल्यू वही है जो मैंने ऊपर बताया था, ये लिखा हुआ है ना, पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है, तो ये समझ जाइएगा।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेपर हवा। अब देखिए एक चीज है, अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कपिल वस्तु जो जगह है जहां पर जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, उसको पेपर हवा बताया जाता है। ठीक है, इसीलिए जब भी अगर आप ये लिखिए तो ये जरूर लिख दीजिएगा कि बाय वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड किया जाता है इसको कपिल वस्तु की जगह पेपर हवा, जो कि सिद्धार्थनगर में। उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो सिद्धार्थनगर इधर पड़ता है, ऊपर हमारा नेपाल। कुछ लोगों का मानना है कि ये नेपाल में थी। ठीक है, तो हम नेपाल में ही पढ़ते हैं, लेकिन स्टिल पिपरवा का एक एविडेंस यहाँ से मिलता है हमको कि ये कपिल वस्तु जो जगह है वो भी हो सकती है, इसीलिए हम लिख देंगे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं। तो ये एक पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्यों क्या क्या चीजें मिली है, कॉपर बोल्स मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, बीड्स मिले हैं, मोती मिले हैं। ठीक है, फिर देखते हैं संकिसा, ये फर्रुखाबाद में है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको पता होगा फर्रुखाबाद में बौद्ध धर्म से संबंधित जब हमने स्थान देखे थे तब संकिसा भी देखा था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी पीजीडब्ल्यू, एनबीबीडब्ल्यू, कॉइन्स, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, पत्थर के शिलालेख, ये सारी चीजें हमको मिली है। फिर आता है सारनाथ। सारनाथ अपने आप में बौद्ध स्थल था। यहाँ पर गुप्त मूर्तियां भी मिलती हैं और स्तूप भी मिलते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। फिर आता है एक श्रावस्ती नामक स्थान, ये गोंडा बहराइच में पड़ता है। कोसल की राजधानी जब हम पढ़ते हैं, एंशियंट जो किंगडम था कोसल का, उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, यहाँ से हमको बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, स्तूप मिले हैं, यहाँ पर कई सारे मठ मिले हैं। ठीक है, खुदाई में सारी चीजें सामने आई। तो ये 6-7 नाम है, अगर हमसे पूछ लिए जाएंगे कुछ ऐसे साइट्स तो हम लिख लेंगे ना। ठीक है, अब हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं यूपी जो है कंप्राइज करता है एक रिच आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज से, जो कैरेक्टराइज्ड किससे है, बाय अ कंसिस्टेंट कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए अब इसकी हिंदी यहाँ पर नहीं है तो वो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर स्किप हो गया है। देखिए इसकी जो हिंदी है वो मैं सेंटेंस बोल देती हूँ। उत्तर प्रदेश में मानव गतिविधि की निरंतरता को, जो निरंतर कंसिस्टेंट कंटिन्यूटी है ना, निरंतरता की विशेषता वाली एक समृद्ध पुरातात्विक विरासत यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरीके का थोड़ा सा अच्छे शब्दों का प्रयोग कर हम आंसर को एंड कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट भी हो गया है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। इन केस आपको कोई कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीजों को कवर कर लूंगी। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझसे कनेक्ट कर जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और है, GS 5 और 6 के लिए मैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ 20 मई से। अगर आप लोग कोई भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड एक GS 4 के लिए आंसर राइटिंग शुरू कर रही हूँ 27 मई से। ठीक है, तो इन दोनों की ही डिटेल्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।